हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे यूपी पेट 2025 घटना चक्र से क्वेश्चन हमने उठाए हैं और प्रैक्टिस सेट आपका 9 होने वाला है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। इसके पहले हमने 8 करा दिए हैं, तो आप चैनल पे जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको जीएस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी सूचना कि आपका पेपर पेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो 6 से 7 सितंबर में होने वाला है। 2 दिन आपका टाइम निकलने वाला है पेट एग्ज़ाम के लिए। 2 तारीख आप याद रखेंगे, 6 और 7 सितंबर, किसी दिन आपका पेपर हो सकता है। तो अब देरी ना करते हुए तैयारी में जुट जाइए और हर्षोल्लास से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अपनी तैयारी को इतना मेहनत से लगाइए कि पेट के एग्ज़ाम में अगर आपका 75 प्लस हो जाता है स्कोर, तो आप कोई भी, चाहे वीडियो का आ जाए पेट के माध्यम से, चाहे लेखपाल का आ जाए, आप सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए आप लोग मेरे सेशन से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर देंगे, जिससे कि सभी दोस्त जानकारी पा सकें और पेट एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। आप सभी को एक चीज़ बता दें कि हमने घटना चक्र से क्यों पेपर क्वेश्चन उठाया है। तो आपको बता दें क्योंकि यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? घटना चक्र से, जो आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस लेवल का पेपर आने वाला है 2025 में पेट के एग्ज़ाम में। तो तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर हमारे साथ में एक प्रण कीजिए कि 6 से 7 सितंबर तक, तब तक पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक हम लगातार रोज डेली आपके चैनल पे आकर के आपका सेशन से ज्वाइन होंगे और देखेंगे और सीखेंगे। सीखने के बाद में अच्छा सा अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, शुरुआत करते हैं। सभी दोस्तों से एक ही चीज़ है कि आपसे एक पैसा नहीं पड़ रहा है, तो आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरी भी थोड़ी हेल्प करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए इसमें लिखा है पहली बार जो मुस्लिम कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका क्या रहेगा? आपका राइट आंसर रहेगा सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपको याद होना चाहिए 712 एडी में। कब किया था? 712 एडी। आपको ये याद होना चाहिए। अब आपको और भी बता दें कि 636 ईस्वी में पहली बार किसने आक्रमण के कब किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था? थाने पर। थाने पर हुआ था, मुंबई में थाने पर खलीफा उमर के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? खलीफा उमर के शासनकाल में 636 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? थाने में हुआ था, खलीफा उमर के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण। ये आप याद रखेंगे। और अगर क्वेश्चन में आंसर दिया मोहम्मद बिन कासिम, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देता किसके शासनकाल में हुआ है और उसमें थाने का खलीफा क्या दे देता? उमर दे देता, तो आप क्या आंसर करते? उमर को ही करते। क्या करते? खलीफा उमर को। अगर आपको मोहम्मद बिन कासिम दिया है तो ये भी सही है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सफल आक्रमण किसका रहा, तब भी मोहम्मद बिन कासिम रहेगा, क्योंकि सफल आक्रमण रहा है। इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप यहाँ पे आकर के यही एक अच्छी तरीके से आपका लेवल बन पाएगा, जिससे आप समझ पाओगे कि किस लेवल का यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम अपनी ओर से तैयारी करके आ रहा है और आपको कितनी मेहनत करके अपनी तरफ से मेहनत करके एग्जाम को फाड़ के आना है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? देखिए खजुराहो क्या है? एक मंदिर है। क्या कहेंगे? एक मंदिर है खजुराहो। तो ये आप याद रखेंगे। आपका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। बी राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए मैंने आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन जो रहे हैं वो आप नीचे देखते जाइए एक बार। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, 2016 का है।
और ये भी 2016 का है। ये फर्स्ट पाली, थर्ड पाली में पूछा गया है और ये सेकंड पाली में पूछा गया है। ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो पेपर उठाए हैं, जो भी आपका पेपर का क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, टॉप लेवल पे रहेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए पेपर सॉल्व करने में। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका खजुराहो समूह के मंदिर कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और आपको बता दें, ये 950 से 1050 किसके? चंदेल वंश, चंदेल राजवंशों ने खजुराहो समूह के मंदिरों का निर्माण कराया था। और आपको ये बता दें, ये मंदिर कंदरिया महादेव, क्या कहेंगे? कंदरिया महादेव को समर्पित हैं। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सर्व प्रमुख है इन मंदिरों में से। क्या कहेंगे? एक तो मंदिर बना नहीं होगा, कई सारे मंदिर बने होंगे, तो आपका जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो सबसे सर्व प्रमुख है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए कि आपका है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। क्या जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई? मतलब पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय लिख लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे तृतीय था यहाँ पे। कालांतर में जयचंद कब और कब मारा गया? किसकी? जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पराजय क्या मतलब? कि पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? हार गए। और कालांतर में मतलब कि और आगे समय में जयचंद कब और कहां मारे गए, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। पूछा गया है अमीन परीक्षा 2016 में यूपी SSC द्वारा। तो आपको आंसर इसका करना है। देखो, आपको बता दें, इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो आपको पहले से याद होना चाहिए। इसमें आपका आंसर इनमें से कोई नहीं रहने वाला है, क्योंकि जयचंद विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजय हुई थी। और कालांतर में मतलब कि 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के फर्स्ट वार में, प्रथम युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। और सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कब हुआ था? 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी? जयचंद की विश्वासघात के कारण 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी। क्या कहेंगे? पराजय मतलब कि पृथ्वीराज हार गए थे। किससे? मोहम्मद गौरी से। अब आपको बता दें कि जयचंद कब हारे थे? तो 1194 में चंदावर के युद्ध में। क्या कहेंगे? इनका क्या था? चंदावर का युद्ध। 1194 चंदावर, ये आप याद रखेंगे। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद मारे गए थे। और उस समय कौन? कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। क्या कहेंगे? कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। ये आप याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी का किससे किससे युद्ध हुआ था? पहला युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से हुआ था, दूसरा युद्ध पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, तीसरा युद्ध किससे हुआ था? आप बताएंगे। जयचंद से हुआ था, चंदावर में, जो हार गए थे जयचंद और मारे गए थे। और आपको बता दें, पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे द्वितीय युद्ध में। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय किया था। क्यों पराजय किया था? मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं था। और दूसरी बार में सेकंड जब तराइन का युद्ध हुआ था, तब चंदावर के आपको क्या बताएं, जयचंद रहे थे, विश्वासघात कर दिए पृथ्वीराज तृतीय के संग में, जिससे कि पृथ्वीराज तृतीय पराजय हुई। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? देखिए, आपको अभी बताया था हमने, तो आपका आंसर बी राइट होने वाला है। क्या बी राइट होने वाला है कि पृथ्वीराज तृतीय से पराजित कौन हुआ था? तो मोहम्मद गौरी हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और उसी का उल्टा कर दो 1192 में, तो पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए थे और मोहम्मद गौरी विजित हुए थे। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आप देख लीजिए क्या होने वाला है आगे का क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान होने वाला है बी नंबर, कासगंज। राइट आंसर आपका रहने वाला है कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो
का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कासगंज, ये एक जिला है, क्या कहेंगे? कासगंज जिले में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। उसके आगे आपको बता दें, इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का पिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिता कहा जाता था। किसका? कव्वाली का, खड़ी बोली का और तबला का। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आपको बता दें, इन्होंने क्या क्या किया है? तो इन्होंने किरान उस सदेन, क्या किया है? किरान उस सदेन, मिफ्ता उल फुतूह और नूर सिपहर, क्या कहेंगे? सिपहर और तुगलकनामा खजाइन, क्या कहेंगे? तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथ? कौन कौन से ग्रंथों के? तो किरान उल फुतूह, क्या कहेंगे? किरान उल फुतूह, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह और मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपहर, क्या कहेंगे? नूर सिपहर। ये इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। और आपको बता दें, इन्हें क्या कहा जाता था? तूती ए हिंद कहा जाता। किसको? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता था। और आपको बता दें, एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है, मध्यकालीन बुक में जो दिया गया है, इनकी जन्म कब बताया गया है? तो आपको बता दें 1252 बताया गया है। क्या बताया गया है? 1252 बताया गया है। और एक दूसरी बुक है जिसमें हरीश चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार, उसमें क्या बताया गया? इनकी जो जन्म हुआ था 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी कहे तो आपको 1252 करना है, अगर हरीश चंद्र कहे तो 1253 करना है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आपका क्या है? अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आप कमेंट में बताएंगे। आपको आंसर बता दें, आपका राइट आंसर डी रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को 1% भी छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप लोग जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आगे बढ़ेंगे, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, इन्हें क्या कहा गया था? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया था। ये आप याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जामों में तूतीय हिंद से क्वेश्चन बना है, ये आप याद रखेंगे। तुगलकनामा से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तुगलकनामा इनका एक ग्रंथ था, तो आप ये भी याद रखेंगे। कव्वाली और खड़ी बोली और तबला के पिता कहे जाते थे, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या 7वां, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? देखिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप बहुत अच्छी चीजें जानोगे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जो आप सुनकर ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कि ऐसा भी होता था मध्य काल में। कब होता था? मध्य काल में, भारत में। तो देखिए इसमें लिखा है लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति कौन अपनाता था? तो आपका ए राइट आंसर रहेगा बलबन। कौन रहेगा? बलबन। बलबन लौह और रक्त की नीति अपनाता था। इसमें क्या था? बलबन के राजस्व सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए। जो बलबन की राजस्व जहाँ पे वो राज करता था, वहाँ की कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं की आपको बलबन की जानकारी होनी चाहिए। बलबन जो था उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से पता हो सके। बलबन क्या कह रहा था? कि बलबन कह रहा था कि जो सुल्तान है, बलबन एक सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान है वो किसका अवतार होता है? ईश्वर का अवतार होता है। क्या होता है? ईश्वर का अवतार होता है। क्या होता है? ईश्वर। जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर होता है। तो बलबन की एक अच्छी चीज थी कि वो किसी को दिखाई नहीं देता था। क्यों नहीं दिखाई देता था? तो वो कहता था कि ईश्वर कभी दिखाई नहीं देता है। तो उसने ईश्वर की मान लो एक तरह से उपाधि धारण कर ली कि मैं भी एक ईश्वर हूं। ठीक है। उसके आगे उसने क्या कहा था? कहा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। क्या कहा था? निरंकुश होना, मतलब जो राजा है वो निरंकुश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश। निरंकुश मतलब कोई भी उस पर अंकुश ना हो। वो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। ये उसके विशेषताएं थी। किसकी? बलबन की। ये आप याद रखेंगे। क्या? अपने आप को ईश्वर कहता था और निरंकुश का
पद्धति बताता था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, सुल्तान पर कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व स्थल में है? क्या कहेंगे? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आपको याद होना चाहिए ये जो आपका कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार आपका ये राइट आंसर होने वाला है। सी नंबर क्या रहेगा? कुतुब मीनार आपका राइट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। ये आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार जो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ये आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या अलाई दरवाजा विश्व विरासत स्थल है? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार के निकट है। ठीक है। यह कैसा था? यह तुर्की का प्रारंभिक कला थी, तुर्की की प्रारंभिक कला थी। ये किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना था। किससे? सफेद संगमरमर से बना था। ये आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन ने और भी क्या करवाया था? निर्माण कराया था, जैसे सीरी का किला। क्या कहेंगे? सीरी के किला। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका 9वां क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अभी आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रसिद्ध दरवाजा कहाँ पर है, तो आपको इसका आंसर पहले हमने बता दिया, बी राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर। क्या कहेंगे? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि है 1296 से 1216। क्या कहेंगे? 1216। कितने वर्ष? 20 वर्ष लगभग। लगभग क्यों लिखा है? क्योंकि महीनों में भी शासन होता था। जैसे मान चलो 1916 चल रहा है, इसमें पहले ही छूट गया हो, 1916 में 1-2 महीने और किया हो शासन, तो इस हिसाब से लगभग कहेंगे 20 वर्ष। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? और आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी कैसे शासन की गद्दी पर बैठा था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसने 1296 धोखे से जलालुद्दीन की हत्या करके, किसकी? जलालुद्दीन की हत्या की थी। उसके बाद वे गद्दी पर बैठ गया था। कब की थी? 1296 जलालुद्दीन की हत्या की थी। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए आपका क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली में। तो आप इसका आंसर करेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। क्या है? इसमें पूछा गया है, एक मीनार के बारे में बात किया गया है, इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? क्या पूछ रहा है? निर्माण में योगदान नहीं दिया, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए आपका ए राइट आंसर, बी राइट आंसर, सी राइट आंसर, डी राइट आंसर। क्या राइट आंसर रहने वाला है आपको बताना है। देखिए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जब इल्तुतमिश ने 4 मंजिल, आपको शुरू से बताते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? कुतुब मीनार का नींव रखी थी, बनवाना शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल, क्या कहेंगे? 4 मंजिल, 4 मंजिल तक निर्माण करवाया था। कितने मंजिल तक? 4 मंजिल तक। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है। उसमें पूछा क्या है? नहीं दिया है लास्ट में। तो किस शासक का योगदान नहीं रहा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की, नींव रखी, इल्तुतमिश ने 4 मंजिल पूरा करवाया। कितने? 4 मंजिल पूरा करवाया। उसके बाद में आपको बता दें ए नंबर आपका जो है, ए नंबर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई। क्या गिरी? बिजली, आसमानी बिजली गिरी। उससे क्या हुआ? एक मंजिल नष्ट हो गई, एक मंजिल खराब हो गई। अब आपको बता दें जब एक मंजिल खराब हो गई तो इसको रिपेयर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया, रिपेयर करना शुरू कराया। उसके बाद में चौथी मंजिल को रिपेयर कराया। उसके बाद में एक और मंजिल बनवा दी। क्या बनवा दी? एक और मंजिल बनवा दी। तो कुल कितनी मंजिल हो गई? तो आप कहेंगे 5 मंजिल। आपकी क्या हो गई? टोटल 5 मंजिल हो गई। अब 5 मंजिल हो गई तो आपको ये पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, और
सॉरी 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 बच्चा, सॉरी, एक सेकेंड। चलिए आपको बता दें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, क्या शुरू करवाया था, इसका कुतुब मीनार का बनवाना। किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं रहा था कुतुब मीनार बनवाने में, तो आप ये याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने 4 मंजिल पूरा करवाया, उसके बाद में बिजली गिरी, 1 मंजिल नष्ट हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर कराया और 1 मंजिल और बनवा दी। तो 3 शासकों का ये जो आपका ए नंबर है और बी नंबर है और आपका डी नंबर है, ए बी डी, ये तीनों शासकों ने क्या किया था? कुतुब मीनार निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। तो आपका सी आंसर राइट रहेगा। इसमें नहीं दिया है तो आपको हम बता दें कि आपको कभी भी पेपर करते समय ये आप याद रखना है कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को। आप पहले जब पूरा पढ़ेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे, ये आप याद रखेंगे। क्योंकि आपने अगर पहले पढ़ लिया होता कि इसमें लिखा था दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बनी मीनार है, इतना ही आपने पढ़ के छोड़ दिया होता तो आपका आंसर बी होने वाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे आप क्या कर देते? क्वेश्चन को गलत कर देते और आप पूरी जानकारी नहीं रखते। तो इसलिए आपको बता दें, हम इसीलिए इस सेशन को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी रहने वाला सी नंबर। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार में स्थित है। क्या कुतुब मीनार में स्थित है? कुतुब मीनार इसमें कहाँ स्थित है? तो आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया है, तो आपका रहेगा दिल्ली। ए नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13वां, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? देखिए इसमें पूछा है नालंदा जो रहा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये 1196 के आसपास नष्ट हुआ था। कब हुआ था? 1196 के आसपास, 1196 आसपास नष्ट हुआ था। 1196, तो आपका लगभग में क्या आएगा? आपका सी आंसर सही हो जाएगा 1200 ईस्वी। ये आप याद रखेंगे। देखिए 1193 से क्या कहेंगे, 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय किसने की थी? किसने की थी? मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास ने। मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसका नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहेंगे? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसका? मध्य बिहार में विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट किया। क्या कहेंगे? नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट किया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस पे देखिए आक्रमण कई बार हुआ पर सबसे ज्यादा आघात या फिर नष्ट किसने किया था? तो आप कहेंगे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कब किया था? 1193 से 1203 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? क्या कहेंगे? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर डी रहने वाला है। डी रहने वाला है 1398। विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लेवल समझ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे दोस्तों को भी यहाँ लेवल की जानकारी हो सके और अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। भारत पर तैमूर का आक्रमण आपसे कहा। ठीक है, 1300, यह मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर 1398 तुगलक वंश के अंतिम शासक। किसके? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय। क्या कहेंगे? नसीरुद्दीन महमूद के समय। कौन था? नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन के समय भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश और दिल्ली दोनों को बहुत ही क्या किया? विनाशकारी तरीके से नष्ट किया। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है 15वां। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? क्या कहेंगे? तुगलक वंश की नींव रखी। कौन आपका राइट आंसर होने वाला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा बी नंबर, गयासुद्दीन तुगलक। क्या रहेगा?
गयासुद्दीन तुगलक। ये आप याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक किसकी नींव रखी थी? तुगलक वंश की। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सेशन को पूरा लास्ट तक देखेंगे। आपको बता दें एक चीज, बीच में बता रहा हूँ, बस शुरुआत में बताना चाहिए मुझे। आप जो लोग शुरू के और लास्ट के टीचर के शब्द नहीं सुनते हो, तो आप लोग सबसे बड़ी आपकी कमजोरी होने वाली है। अगर आप शुरू और लास्ट के चीज़ें सुनते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि टीचर आपको किस लेवल की तैयारी कराना चाह रहा है और आपको किस लेवल पे ले जाना चाह रहा है और आपको किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। ये आप जरूर याद करके एक बार ध्यान करिए कभी, कि आपको लास्ट तक जरूर देखना है और क्वेश्चन खत्म होने के बाद में टीचर क्या कह रहा है वो बातें जरूर सुनना है, और सेशन शुरू होने से पहले टीचर क्या बातें कर रहा है वो आप करेंगे। जैसे आपने मूवी देखी होगी, उसमें पहले ट्रेलर दिखाते हैं, ट्रेलर में आपको वो जानकारी देते हैं जो अंदर आपको बताई जाने वाली है। तो आपको अगर शुरुआत में ही मालूम हो जाए कि अंदर क्या बताया जाने वाला है, तो आपको एक अच्छा सा आपके दिमाग में पहले से बन जाएगा, हाँ, कि इस क्लास में ये आगे बताया जाने वाला है, तो उस हिसाब से आपका दिमाग काम करना लगेगा और आप अच्छी तरीके से अंदर की चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये आप याद रखेंगे, 1320 में। कब की थी? 1320 में की थी। इसने क्या करवाया था? सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो एक ऐतिहासिक काम था, या कहें कि बहुत ही जरूरी काम था। ये आप याद रखेंगे। ऐसा पहला शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया, ये भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछ दे कि तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसने नहर का निर्माण करवाया, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। आगे का क्वेश्चन देखिए, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान, ये आपसे क्वेश्चन क्या है? खिज्र खान का किस राजवंश, क्या कहेंगे, राजवंश से संबंधित था? तो आपको याद होना चाहिए, यह आपका रहेगा सैयद वंश। सी नंबर क्या रहेगा आपका राइट आंसर? सी रहेगा सैयद वंश। सी रहेगा सैयद वंश। खिज्र खां 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हुई। कब हुई थी? 1421 में। दिल्ली के राज्यगद्दी पर कब बैठा था? तो आप बताएंगे 1414 में। 1414 और 1421 6 साल किया था शासन, बाद में खत्म हो गया था। ये आप याद रखेंगे। 14 6 20, हाँ 6 साल लगभग किया था, 6 7 साल। तो आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 17वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? देखिए क्या लिखा, इब्न बतूता के बारे में लिखा है, किसके शासनकाल में भारत आया था। इसने एक ग्रंथ लिखा था या कहीं पुस्तक लिखी थी, वो कौन सी पुस्तक थी, तो उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताएं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। पेपर में कब पूछा गया? यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं नाम, इब्न बतूता ने कौन सी ग्रंथ या पुस्तक को लिखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इसका आंसर। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था। तो आपका राइट आंसर होने वाला है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। चलो मोहम्मद बिन तुगलक आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कब आया था, ये कहाँ का यात्री था, तो आप रखेंगे मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को। कहाँ का? मोरक्को। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बना करके चीन भेजा था। किस लिए भेजा था?
देखिए आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, मोरक्को हो गया, ठीक है। मोरक्को का यह यात्री था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेजा था, तो आप याद रखेंगे इसको कहाँ भेजा था, आपका भेजा था चीन, क्या, राजदूत बना करके। और इसका जो एक पुस्तक थी, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कमेंट में, तो इसका आंसर होगा रहला, क्या कहेंगे, रहला। यात्रा वृत्तांत इसने लिखी थी अपनी, जब वहां गया था, कहाँ गया था, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या रहने वाला है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। क्या लिखा, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, ये आपको याद होना चाहिए। आपको बता दें किस वर्ष हुआ था। देखिए आपको बता दें बाबर और सुल्तान के बीच कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1526 ईस्वी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, युद्ध हुआ और कौन पराजित हुआ, तो आपका पराजित हुआ इब्राहिम लोदी। कौन हुआ, इब्राहिम लोदी आपका पराजित हुआ। और आपसे बता दें कि इसमें इब्राहिम लोदी की सेना क्या थी, सेना अधिक थी, अधिक अधिक किसकी सेना अधिक थी, तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी की सेना अधिक थी। किसकी, इब्राहिम लोदी की सेना कितनी थी, अधिक थी बाबर से। बाबर ने कौन सी चाल चली थी जिससे कि वह जीत गया, तो आपको मानना होगा कि बाबर ने तुगलका युद्ध नीति क्या अपनाया था, बाबर ने तुगलका तुगलका युद्ध नीति अपनाई थी, जिससे कि बाबर की विजय हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और आपका इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया था, ये भी याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के संतुलित इतिहास का लेखक नहीं है, तो आपको राइट आंसर रहने वाला है, ए राइट आंसर रहेगा अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने क्या लिखा था, इसने लिखा था शेर शाह, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बारे में लिखा था। और इसने तारीख ए शेरशाही लिखी थी, किसके लिए, शेरशाह के लिए लिखा था। शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था, तारीख है शेरशाही, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम कम युग क्या कहेंगे, सबसे कम युग लिख दीजिए यहाँ पे, युग, एक सेकेंड, युग क्या रहा आपका, सबसे कम युग तक शासन किया, युग कहें या फिर काल कहें, सबसे कम वर्ष तक शासन किया, वर्ष भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपका ए नंबर क्या रहेगा, बी नंबर क्या रहेगा, सी नंबर, तो आपका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था, ये कब पूछा गया, आपके पेट एग्जाम में पूछा गया, जिसकी आप क्लास कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। बहुत टॉप लेवल का मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आगे का क्वेश्चन नहीं आपका है, आपका है गुलाम वंश कितने दिनों तक शासन किया, तो ये देखेंगे आप 84 वर्ष, खिलजी वंश 23, तुगलक वंश 92, सैयद वंश 37। तो आप क्रम वाइज याद करेंगे, 84 वर्ष 1206 से 1206 से 1290 तक, कितने साल, 84। खिलजी वंश 1290 से 1320, किसने वर्ष, 30 वर्ष। तुगलक वंश 1242 20 से 1412, कितने, 92 वर्ष। सबसे अधिक किसने किया, तो तुगलक वंश ने। सबसे कम किसने किया, तो आप कहेंगे ये 30 वर्ष। 1414 1451 में किसने किया था, सैयद वंश, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। खिज्र खान आपका राइट आंसर होने वाला है, पेट का आपका एग्जाम, पेट का आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सैयद वंश। क्या कहेंगे, आपका राइट आंसर है सैयद वंश रहने वाला है। खिज्र खान 1414 में गद्दी पर दिल्ली में बैठा था और 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, खिज्र खां की, ये आप याद रखेंगे। किसकी मृत्यु हुई थी, खिज्र खां की मृत्यु थी 1421 में। 1445 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह इसका शासक, लास्ट शासक रहा था, ये आप याद रखें। कौन रहा था, अलाउद्दीन आलम शाह, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये आप याद रखेंगे। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो आप इसका कमेंट में बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर आपका राइट आंसर हरिहर बुक्का, बी नंबर राइट आंसर बक्का, बुक्का यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे बुक्का होना चाहिए था। तो आपका क्या लिखा है इसमें है, हरिहर और बुक्का,
देखिए आपका ए और बी राइट आंसर रहेगा इसमें। अब आपको लेवल समझ में आ गया कि कभी कभी क्वेश्चन गलत पूछ लेता है यूपी ट्रिपल एस सी, उसमें हमें कैसे अपने नंबर लाना है। तो अगर इसमें दिया है हरिहर और बुक्का दोनों आपके सही हैं क्वेश्चन के आंसर, तो आपको कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको कैसे करना है, आपको ए आंसर करना है। आप ए आंसर करेंगे तब भी आपका राइट आंसर रहेगा, अगर बी करते हैं तब भी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इनका जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का दो भाई थे। फिलहाल हरिहर शासन पे बैठे थे और इसका नाम हरिहर, विजयनगर साम्राज्य के शासन का नाम, इनके पिता का नाम था संगम। क्या कहेंगे, इनके पिता का क्या नाम था, संगम। संगम वंश भी इसका नाम पड़ा था। क्या पड़ा था, संगम वंश भी इसका नाम पड़ा था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो आपको याद होना चाहिए। आपका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आपको राइट आंसर मालूम होना चाहिए कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने करवाई। बी नंबर राइट आंसर रहेगा कृष्ण देव राय, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा वीर नरसिंह। क्या रहेगा, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुलु, इनका नाम क्या था, वीर नरसिंह तुलु। इसीलिए इन्होंने क्या किया, तुलु राजवंश की स्थापना की। ये आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, सुनिए अब तुलु राजवंश के बारे में। तुलु राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1505 में। कब हुई थी, 1505 में। वीर नरसिंह ने, तुलु ने 1509 तक शासन किया। कब किया, 1509 तक शासन किया। इसके बाद में कौन आए, कृष्णदेव राय आए। कौन आए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो आपके ये कृष्णदेव राय रहे, ये आ गए। कृष्णदेव राय आने के बाद में चरम सीमा पर कब रहा था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में इस ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में समान, क्या कहेंगे, समान अधिकार थे, ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आपको बता दें कि डोमिंगो ने बताया है, डोमिंगो पायस के अनुसार बताया गया है कि यहाँ की महिलाएं कुश्ती पुरुषों के साथ में लड़ने के लिए भाग लेती थी। क्या कहती थी, कुश्ती जो लड़ाई होती थी उसमें भी भाग लेती थी, किसमें, लड़ाई के लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 26वां क्वेश्चन क्या है आपका, विजयनगर को प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। देखिए विजयनगर की बात आई है तो आप याद रखेंगे विजयनगर में क्या कहा जाता था। आपका राइट आंसर होना चाहिए नरपति। डी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा नरपति। आपको बता दें कि अशुपति किसे कहा जाता था, जो सुल्तान होते थे। क्या होते थे, सुल्तान होते थे। ढक्कन के सुल्तानों को, जो ढक्कन के सुल्तान होते थे, ढक्कन के सुल्तान, उन्हें क्या कहा जाता था, अशुपति कहा जाता था। और जो विजयनगर के शासक होते थे उन्हें नरपत कहा जाता था। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर होने वाला है विरूपाक्ष मंदिर। ए नंबर आपका विरूपाक्ष मंदिर होने वाला है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, क्या कहेंगे, हम्पी। और यह हम्पी कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे कर्नाटक। यह मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को। किसको, भगवान शिव को। यह भी आप याद रखेंगे, किसको समर्पित है, भगवान शिव को। यह द्रविड़ वास्तुकला का पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का, इसमें आपको लिखा है द्रविड़ शैली, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, द्रविड़ शैली लिखी है तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपको बता दें कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं क्या नहीं आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में हमने किस लिए 2-3 मिनट का आपका टाइम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें। अच्छी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहें। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। प्रैक्टिस सेट करोगे
तभी आप अच्छे से कर पाओगे। क्या कर पाओगे? अच्छे से पेपर कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे तो आप पेपर को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वो जानकारी आपको दी जाती है जो आपके पेपर में आने वाली है। पेपर में आने वाली मतलब कि किस पैटर्न से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये आपको कहाँ पे पता चलेगा? आपको प्रैक्टिस सेट में पता चलेगा। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छे से पेट की एग्जाम तैयारी कर सकें। और आपको बता दें, हमने जहां से क्वेश्चन लिए हैं वो आपकी बुक है यूपी पेट घटना चक्र। क्या कहेंगे? यूपी पेट घटना चक्र से क्वेश्चन लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको अच्छे से करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं और सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं। और आपको बता दें कि आज का सेशन आपका अगर अच्छा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा है। क्या कहेंगे? आपको आज का सेशन कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तब भी आप कमेंट करेंगे, और जो आपको क्वेश्चंस में मैंने पूछा है कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आप क्या करेंगे? ऑफलाइन सेशन में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन में भी दे सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को थैंक यू सेशन में आने के लिए। चलिए।